हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू हायर एजुकेशन। सो क्लैट 2024, आप सबको पता है कि क्लैट 2024 जो है वो दिसंबर में होने जा रहा है। और आपको पता होगा इंग्लिश जो है ना वो उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है। अकॉर्डिंग टू मी इंग्लिश इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट बिकॉज मोस्ट ऑफ द पार्ट जो है वो इंग्लिश ही कवर कर रहा है। और आपने जैसे बहुत सारे बच्चे जो क्लैट की तैयारी करने जा रहे हैं उनको पता होगा कि क्लैट जो होता है बेसिकली वो कॉम्प्रीहेंशन बेस्ड एग्जाम होता है। तो अगर आपका कोई भी एग्जाम कॉम्प्रीहेंशन बेस्ड है तो आपको ये चीज़ पता होगी कि उसके अंदर इंग्लिश जो होता है वो बहुत ही एक बड़ा पार्ट कवर कर लेता है, क्योंकि इंग्लिश में हम मोस्ट ऑफ द कॉम्प्रीहेंशन कवर कर लेते हैं तो हमारा उससे और सब्जेक्ट्स पे भी हमारे को बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है। बट मैं चाहती हूँ कि हम इंग्लिश इस तरीके से करें इन अ वेरी प्रिसाइज वे कि हम उसके टिप्स एंड ट्रिक्स को भी जानें और हम उसको इस तरीके से करेंगे कि हमारा लेस टाइम में हम उसे ज़्यादा बेटर वे में कर सके। तो फर्स्ट सब कुछ करने से पहले हमारे लिए जो मेन फोकस हमारा रहेगा वो रहेगा सिलेबस से गो थ्रू करना। सिलेबस से गो थ्रू करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि कई बार क्या होता है हम अपनी तैयारी तो कर रहे होते हैं बट क्या होता है कि हमारे को ये नहीं पता होता कि डायरेक्शन क्या है, हम एक सही डायरेक्शन में अपनी तैयारी नहीं कर रहे होते, जिसके लिए जब तक आपको राइट सिलेबस नहीं पता होता तो आप ठीक से तैयारी भी नहीं कर पाते हैं। तो अकॉर्डिंग टू मी हमारे को एक अच्छा सिलेबस, अच्छे से सिलेबस को पूरा गो थ्रू करना होगा ताकि हम अपनी तैयारी को अच्छे तरीके से कर सके। कुछ बच्चे होते हैं, जैसे हमने भी बहुत सारे हम स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं तो हम देखते हैं कि सम स्टूडेंट्स आर वेरी हार्ड वर्किंग, वो बहुत हार्ड वर्क करते हैं फ्रॉम द डे वन, और स्टिल क्या होता है ड्यू टू एनी रीज़न उनका एग्जाम क्लियर नहीं हो पाता। अब ये तो नहीं है कि उनमें कोई बहुत बड़ी कमी रह गई है, उन्होंने अच्छे से पढ़ाई नहीं करी है, स्टिल दे आर डूइंग हार्ड वर्क बट उनका एग्जाम क्लियर नहीं हो रहा। तो उनका मेन रीज़न ये होता है कि जो उनके पास सिलेबस, उन्होंने सीधा तैयारी करनी स्टार्ट कर दी, उन्होंने ये नहीं देखा कि हमें सिलेबस से गो थ्रू कैसे करना है, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। आपको ऑलरेडी पता होगा कि जो हमारा क्लैट का एग्जाम होता है वो कॉम्प्रीहेंशन बेस्ड एग्जाम होता है, जिसके अंदर मोस्टली हम किस चीज़ के ऊपर ध्यान देते हैं, हम कॉम्प्रीहेंशन के ऊपर ध्यान देते हैं, आर्ग्यूमेंट्स, इंटरफेरेंस, इन सब चीज़ों के ऊपर ध्यान देते हैं, जो कि हम सब कुछ कवर करने वाले हैं। तो क्लैट 2024 में कुछ कॉम्प्रीहेंशन पैसेजेस आएंगे जो कि अबाउट, अगर हम देखते हैं तो एक कॉम्प्रीहेंशन अबाउट 450 वर्ड्स का होता है, तो उसको रीड करना एक बहुत ही हमारे लिए इम्पॉर्टेंट टास्क हो जाता है कि हम उसको किस स्ट्रैटेजी से रीड कर रहे हैं। ये जो पैसेजेस होते हैं ये कंटेम्प्ररी और हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंट पे होते हैं, जैसे फिक्शन या नॉन फिक्शन, हर चीज़ इसके अंदर ऐड की जाती है। ये आपके हिस्टोरिकल इवेंट्स को भी कनेक्ट करते हैं, कंटेम्प्ररी इवेंट्स को भी कनेक्ट करते हैं, और आपके ये जो होते हैं 12th स्टैंडर्ड के ऊपर भी बेस्ड होते हैं, ठीक है। और हमें कुछ इस तरीके से इनको रीड करना होता है ना बच्चों कि हम 5 to 7 मिनट्स में एक पैसेज को अपना टाइम दे दें। अब अगर आप पूरा टाइम एक ही पैसेज के ऊपर इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपके जो और सारे सब्जेक्ट्स हैं वो कहीं ना कहीं लैक कर जाएंगे, और वो हम नहीं चाहते, क्योंकि हर एक सब्जेक्ट इज़ एज इम्पॉर्टेंट, ठीक है। तो हमारे को कुछ इस तरीके से पढ़ाई करनी होगी कि हम कम टाइम में चीज़ों को इन अ बेटर वे कर सके। सो फॉर दैट आपको एग्जाम का पैटर्न तो ऑलरेडी पता होगा कि 150 क्वेश्चंस आते हैं क्लैट के अंदर, दैट कंटेन 1 मार्क्स ईच। हर एक क्वेश्चन जो होता है वो 1 नंबर का होता है, और जिसके लिए हमारे को टाइम लिमिट कितनी मिलती है, 2 आवर्स मिलती है, मतलब 120 मिनट्स मिलते हैं। और उसी के अंदर आप अगर देखोगे ना एग्जाम के अंदर तो 22 to 26 क्वेश्चन, इट मीन्स 20% जो आपका एग्जाम होता है वो इंग्लिश का पोर्शन कवर करता है, जो कि एक बहुत बड़ा पोर्शन है, जो एक बहुत बड़ी वेटेज है। इफ़ आप इंग्लिश में अच्छे मार्क्स स्कोर करते हो तो आप एक बहुत बड़ी वेटेज स्कोर करते हो। सो नेक्स्ट हम देखेंगे, हमारा आता है रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन। देखिए ये जो क्लैट में इंग्लिश का कोर है, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन इज द कोर। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ अगर मैं लूँ तो वो क्या होती है हमारी क्लैट में, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन होता है, इट इज़ अ कोर। ये आपका कोर है। अब ऐसा नहीं है, देखो रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन से यहाँ पे जितने भी बच्चे मुझे देख रहे हैं वो सब रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन से फेमिलियर होंगे। आप 11th क्लास, 12th क्लास, इवन 9th-10th क्लास से ही आप रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन करते आ रहे हो, बट डिफरेंस बस इतना होता है कि क्लैट में उसका लेवल थोड़ा सा
बढ़ जाता है। तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को हमारे को कुछ इस तरीके से करना है कि हम मोस्ट ऑफ दी चीज़ों को बहुत ही बेटर वे में कवर कर सके। हमारे को इस तरीके से करना है कि इन द लेस टाइम वी कवर मोस्ट ऑफ दी थिंग्स, ज़्यादा से ज़्यादा। जो हमारा टारगेट रहेगा वो हमारा टारगेट रहेगा कि अगर मिनिमम हमारा 20% पोर्शन अगर इंग्लिश कवर कर रही है, इफ़ इंग्लिश कवर 20% पोर्शन, तो उसमें से अगर 20% आपका इंग्लिश आ रहा है तो हम एटलीस्ट उसका लाइक अगर आपके 26 क्वेश्चन आए हैं तो हम 20 क्वेश्चंस तो अच्छे से कर सके। हम एटलीस्ट 20 क्वेश्चंस तो ऐसे रहेंगे जो हम अच्छे से कर पाएंगे, क्योंकि इंग्लिश स्कोरिंग है तो हम उस चीज़ का बेनिफिट लेंगे। और मेरा मेन टारगेट ये रहेगा कि मैं आपको वो स्कोर कराने में आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करूँगी, जिसके लिए आप क्या कर सकते हैं, मेरी सीरीज़ को ज्वाइन कर सकते हैं जो कि यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगी। यू कैन सब्सक्राइब हायर एजुकेशन चैनल, जिसमें मैं वीडियोस के साथ आऊँगी, आपको एक एक कंसेप्ट बहुत ही क्लियर वे में बताऊँगी जो आपको CUET के एग्जाम में फर्दर बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है। अब ये जो कॉम्प्रिहेंशन होते हैं ना, ये अलग अलग टाइप के होते हैं। जैसे ये फैक्ट बेस्ड होते हैं, आपके फैक्ट बेस्ड कॉम्प्रिहेंशन आ जाते हैं। समरी बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, जो कॉम्प्रिहेंशन से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं वो कैसे आते हैं, आपके समरी बेस्ड आते हैं कि आप अपना ऑल ओवर कॉम्प्रिहेंशन पढ़ लेंगे, रीड कर लेंगे, देन आप उसको समराइज करके जो उसमें क्वेश्चन पूछा जाएगा उस चीज़ पे आप वर्क करोगे। समरी बेस्ड आते हैं, कंसेप्ट बेस्ड आ जाते हैं। एक आपके जो टाइप्स ऑफ क्वेश्चन आते हैं उसमें आपकी स्पीच, फिगर ऑफ स्पीच आ जाती है। अगर आप देखें तो आपकी फिगर ऑफ स्पीच उसके अंदर कवर हो जाती है, जिसमें डिफरेंट टोन्स में फिगर ऑफ स्पीच दी होती है जो कि आपको पहचाननी होती है कि आप कैसे करोगे उसको सोल्व। आपको चीज़ों का कंक्लूजन निकालना आता है। वेन एवर यू आर गिवन विद अ कॉम्प्रिहेंशन पैसेज, तो आपको उसका कंक्लूजन निकालना आना चाहिए कि कैसे आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। सो द नेक्स्ट इज yes, so our strategy should be, अब हम देखेंगे कि while attempting to the CLAT exam, जब हम CLAT एग्जाम की तरफ ध्यान देते हैं तो हमारी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। देखो, जब भी आप किसी एग्जाम को, किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्रैक करने के लिए सोचते हैं ना बच्चों, तो हमने एक स्ट्रैटेजी अपने माइंड में लेकर चलते हैं। क्योंकि ये कहावत तो आपने सुनी होगी कि बिलीव इन स्मार्ट वर्क रेदर देन इन हार्ड वर्क। देखो, हार्ड वर्क भी तब काम करता है जब आप उस हार्ड वर्क को बहुत ही स्मार्ट तरीके से कर रहे हो, और आजकल तो टाइम ही यही है कि हम उस चीज़ को बहुत ही स्मार्ट तरीके से करें। वैसे भी अभी वी हैव लेस टाइम, तो दिसंबर तक चीज़ों को कवर करने के लिए हमें उसे बहुत ही स्मार्ट वे में करना है, क्योंकि हमें सारे सब्जेक्ट्स को कवर करना है और इंग्लिश उसमें बहुत ही एक बड़ा रोल निभा रहा है। सो हमारा जो स्ट्रैटेजी होनी चाहिए वो क्या होना चाहिए कि हमें अपने कॉन्सेप्ट्स को बहुत ही क्लियर करना है। अगर आप कुछ भी रीड कर रहे हो तो उससे रिलेटेड आपके जो कॉन्सेप्ट्स होने चाहिए वो बहुत ज़्यादा क्लियर होने चाहिए, आपको चीज़ें समझ आनी चाहिए। ऐसे नहीं कि आप सिर्फ रीडिंग करे जा रहे हो, बट आपको वो चीज़ से रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट है दैट शुड बी वेरी क्लियर। दूसरा, आप जब तैयारी कर रहे होगे तो यू शुड मोर फोकस ऑन द प्रैक्टिस। आपको अपनी सेल्फ प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करनी होगी। इवन तो मैं क्लासेस लूँगी, मैं आपको यहाँ पर मोर एंड मोर कॉम्प्रिहेंशंस मैं कवर करूँगी जब हम अपनी वीडियो सीरीज बनाएंगे, बट इवन तो आफ्टर द क्लास यू शुड प्रैक्टिस मोर एंड मोर बाय योर ओन। क्योंकि देखो, जब तक हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो इम्प्रूवमेंट हमारे को दिखेगा ही नहीं। फिर नेक्स्ट जो हमारी स्ट्रैटेजी वो रहेगी रेगुलर टेस्ट। रेगुलर टेस्ट से क्या होता है ना बच्चों, जैसे हम कोई भी चीज़ करते हैं तो अगर हम अपने आपके रेगुलर टेस्ट देते हैं, अब चाहे वो सेल्फ टेस्ट हो चाहे वो मेरे द्वारा हो, बट अगर हम रेगुलर टेस्ट लेते हैं तो उससे क्या होता है, हमारी स्किल्स इंप्रूव होती है और हमारे को ना ये पता लग जाता है कि जैसे वेयर आई एम लैकिंग, कि मैं कहाँ पर लैक कर रही हूँ, कहाँ पर मेरी कमी रह रही है। तो मेरे को अपने ना लैक पॉइंट्स को जानना बहुत ज़रूरी होता है। और आप अपनी कमियों को जब जानोगे जब आप अपनी खुद का सेल्फ टेस्ट लोगे। तो टेस्ट लेना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर टेस्ट नहीं लेंगे तो हमारे को अपनी कमियां नहीं पता लगेगी। हम तैयारी तो करते जाएंगे बट टेस्ट लेना उसके लिए बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। अब हाउ टू रीड टू इम्प्रूव योर कंसेप्चुअल नॉलेज। अब देखिए, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, अब बच्चों को लगेगा कि भाई रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में क्या है, 9th क्लास से 10th क्लास से तो पढ़ते आ रहे हैं, इसमें क्या रीड करने का सीखना है। बट देखो, व्हेन यू आर गिवन विद अ 450 वर्ड कॉम्प्रिहेंशन,
वो एक बहुत ही लेंदी कॉम्प्रीहेंशन होता है जो कि कंटेन करता है 450 वर्ड्स। तो उसको पढ़ने के लिए एक स्पेसिफिक आपको क्या नाम है स्ट्रैटेजी अपनानी पड़ेगी, आपको कुछ चीज़ें कवर करनी पड़ेगी जिससे आप अपनी नॉलेज में इम्प्रूवमेंट ला सकते हो। लाइक आपने देखा होगा कि जैसे आप लोग भी पढ़ते हो तो बहुत सारे तरीके के स्टूडेंट्स होते हैं। अगर मैं देखूँ तो 3 तरीके से मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स पढ़ते हैं। जैसे कुछ बच्चे क्या करते हैं, पहले तो क्वेश्चन रीड कर लेते हैं और उसके बाद क्या करते हैं, पैसेज रीड करते हैं। फर्स्ट तो ये हो गया, ठीक है। नेक्स्ट तो उनको क्या होता है, क्वेश्चन की नॉलेज मिल जाती है उन बच्चों को कि भाई अगर मान लो कोई रैबिट की कहानी है तो रैबिट अगर क्वेश्चन में कवर हो गया, उसमें बोला व्हाट इज़ द नेम ऑफ द रैबिट, तो आपने क्वेश्चन पढ़ लिया, फिर आप ऊपर पैसेज पढ़ रहे हो तो आपको पैसेज में रैबिट का नाम दे दिया, तो आपको समझ आ जाएगा कि हाँ हाँ अच्छा ये नाम था, मैंने तो नीचे क्वेश्चन पढ़ा था, आप मार्क कर लोगे वहीं पर ही, ठीक है। तो दिस इज़ द फर्स्ट वे। नेक्स्ट वे इज़ कुछ बच्चे क्या करते हैं, पहले तो कॉम्प्रीहेंशन पढ़ते हैं, देन उसके बाद उसको क्वेश्चंस रीड करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। वो भी बहुत सही तरीका है, हम में से बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं। और नेक्स्ट एक टाइप ऑफ स्टूडेंट्स क्या होते हैं, वो क्या करते हैं कि वो साइमल्टेनियसली चीज़ों को लेकर चलते हैं, वो कॉम्प्रीहेंशन भी रीड कर रहे हैं, साथ साथ क्वेश्चन भी रीड कर रहे हैं कि क्वेश्चन रीड किया कॉम्प्रीहेंशन पढ़ा, क्वेश्चन रीड किया कॉम्प्रीहेंशन रीड किया। अब वो डिपेंड करता है आपके ऊपर। देखो इट्स ऑल डिपेंड्स अपॉन द योर वे ऑफ थिंकिंग, योर स्ट्रैटेजी, बिकॉज कुछ चीज़ें ऐसी होती है ना, जैसे आई विल शेयर ऑल माई ट्रिक्स एंड टिप्स विद यू, बट कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो कि आपके कंफर्ट पर डिपेंड करती है। क्या पता ऐसा हो कि मैं आपको बोलूँ पहले बच्चों क्वेश्चन पढ़ो फिर कॉम्प्रीहेंशन पढ़ो, बट किसी बच्चे को समझ ही वैसे आता हो दूसरे तरीके से कि पहले कॉम्प्रीहेंशन फिर क्वेश्चन। तो इट्स ऑल डिपेंड अपॉन कि आपकी समझ क्या है उस चीज़ों को लेकर। बस हमारे को कुछ इस तरीके से करना है। अब उसमें मैं आपको ये स्ट्रैटेजी बता सकती हूँ कि आप उसको कैसे रीड करोगे ताकि आप उसमें कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को कवर कर सको बिना उस चीज़ को गलत किए, ठीक है। अब मैंने ना मोस्टली जैसे क्या देखा है ना, बहुत सारे बच्चे ये भी करते हैं हमारे, जैसे हम क्लासेस लेते हैं तो वहाँ पर बच्चे आते हैं तो वो क्या करते हैं, हम उनको अगर एक कॉम्प्रीहेंशन देते हैं ना तो वो क्या करते हैं उस कॉम्प्रीहेंशन को पढ़ते हैं, फिर क्वेश्चन पढ़ना, मतलब वो उसको पढ़ के ना अपने वंडरलैंड में चले जाते हैं। वंडरलैंड में लाइक अपनी सपनों की दुनिया में चले गए और ऐसे सोचने लग गए कि ठीक है ऐसा हुआ तो ये होगा। देखो जब भी कोई कॉम्प्रीहेंशन होता है आपको बहुत ज़्यादा आउट ऑफ द वे जाकर थिंकिंग नहीं करनी है, क्योंकि जो आंसर्स होते हैं ना वो उसी के अंदर कवर अप होते हैं। अब कई बार क्या होता है ना, एक ही आपको एक सिंगल वर्ड दिया होता है और वो सिंगल वर्ड ही इतना स्ट्रेच हो गया होता है ना कि आपको पता भी नहीं लगता कि वो सिंगल वर्ड ना आंसर निकाल देता है। तो फॉर दैट आपकी वोकैबुलरी अच्छी होनी चाहिए, वोकैबुलरी पोर्शन पे आपको काम करना पड़ेगा। अब वो भी हम धीरे धीरे करेंगे। तो जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि जो हमारी सीरीज़ होगी उसमें ये सारी चीज़ें हम आपको इंट्रोड्यूस करवाएंगे। तो वोकैबुलरी पोर्शन वगैरह ये सारी चीज़ें इंप्रूव करना हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। नेक्स्ट कुछ ना डिफ़िकल्टीज़ होती है, जैसे बहुत सारे आप लोगों को स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी फेस होती होगी जब आप क्या करते होगे, कॉम्प्रीहेंशन से रिलेटेड कोई क्वेश्चंस करते हो या कुछ भी ऐसा करते हो, तो बहुत सारी क्या डिफ़िकल्टीज़ आती है। अब आप में से भी बहुत हो तो आप बताना कमेंट करके कि किस किस को क्या क्या डिफ़िकल्टीज़ आती है। जैसे अगर मैं बताऊँ तो मैंने देखा कुछ बच्चों को ना, जैसे मान लो कोई कॉम्प्रीहेंशन आ गया उनके सामने कोई भी, तो कुछ हिस्ट्री रिलेटेड लेट्स से एक टॉपिक आया हिस्ट्री रिलेटेड, और एक बच्चा है जिसको हिस्ट्री में बिल्कुल ही इंटरेस्ट नहीं है, तो उसको वो टॉपिक ही बहुत बोरिंग लगेगा पढ़ते समय। या फिर चलो ये तो हुई एक बात। दूसरा, किसी बच्चे का आ गया, जैसे मेरे को बिल्कुल भी स्पोर्ट्स का थोड़ा सा मेरे को कम पसंद है, तो अगर मान लो स्पोर्ट्स से रिलेटेड आ गया तो मेरे को बोरिंग लगेगा वो शायद से, क्योंकि मेरे को उसकी ना कोई प्रीवियस नॉलेज नहीं होगी। बट वहीं पर ही अगर मेरा कोई ऐसा फ्रेंड बैठा है जिसको स्पोर्ट्स में बहुत नॉलेज है तो वो तो उसको बहुत अच्छे से सॉल्व कर पाएगा। तो एक हमारी जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि हमारे को टॉपिक ही बोरिंग लगता है, ठीक है। तो वो भी हम देखेंगे कि अब देखो हमें नहीं पता कि एग्जाम में क्या कॉम्प्रीहेंशन आने वाला है, क्या टॉपिक आने वाला है, तो हम इस तरीके से उसको रीडिंग करेंगे कि वो रीड करने में हमारे को इंटरेस्टिंग लगने लगे, ठीक है। नेक्स्ट आपका होता है कि अब कुछ बच्चे आप में से ऐसे भी होंगे जो रेगुलर रीडर नहीं होंगे,
मतलब कुछ तो ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिनको रीडिंग करना बहुत ही पसंद होता है, वो रेगुलरली कुछ ना कुछ कोई नॉवल या कोई भी बुक लेकर रोज रीड करते हैं, चाहे वो उनके सिलेबस की बुक ही हो या कुछ भी हो। जैसे कुछ बच्चे होते हैं वो सीधा वीडियोस ही डायरेक्टली सुनते हैं, बट मैं आपको हमेशा ये सजेस्ट करूँगी कि आप कभी वीडियोस भी देखते हो तो उससे पहले आप चीज़ों से गो थ्रू करो रीडिंग करके, बिकॉज रीडिंग जो होती है ना वो कोर होती है, वो हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। तो कुछ बच्चे होते हैं वो रेगुलर रीडर नहीं होते, तो ठीक है हम उस पर भी काम करेंगे। सीरियस प्रॉब्लम किसके साथ आती है? वोकैबुलरी। देखो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। वोकैबुलरी एक इतना बड़ा कॉन्सेप्ट है ना, मतलब आप ये नहीं कह सकते कि कोई एंडलेस है वोकैबुलरी। वर्ड्स जो है ना वो हमारे पास एंडलेस है। आप एक वर्ड के 100 मीनिंग्स बता सकते हो, 100 वर्ड्स उसके सिनोनियम्स बता सकते हो। तो हम उसके से रिलेटेड सिनोनियम्स, एंटोनियम्स, ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे ताकि हमारी वोकैबुलरी भी इम्प्रूव होए। फिर क्या होता है, हमारे को एक प्रॉपर वे ऑफ रीडिंग नहीं पता होता। अब देखो मेरे पास एग्जाम में इतना टाइम तो होगा नहीं कि मैं चीज़ों पे एक्सपेरिमेंट करना स्टार्ट कर दूंगी कि ऐसे पढ़ लेती हूँ। तो मेरे को पहले से ही अगर प्रॉपर वे ऑफ रीडिंग पता होगा तो उससे क्या होगा, मेरा टाइम बचेगा, मेरी चीज़ें और अच्छे तरीके से हो पाएगी। तो किसी भी तरीके से टाइम सेव करना ना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसीलिए जैसा कि मैंने कहा स्मार्ट वे ऑफ स्टडी पर ध्यान देना पड़ेगा। तो स्मार्ट वे ऑफ स्टडी करने के लिए हमारे को क्या करना पड़ेगा, कुछ स्ट्रैटेजीज अपनानी पड़ेगी जिसके ऊपर हम धीरे धीरे वर्क करने वाले हैं। अब आप अपने प्रेपरेशन कैसे स्टार्ट कर सकते हैं? प्रेपरेशन आप स्टार्ट करेंगे कि जैसे कि अगर मैंने जैसे आपको कहा कि फॉर द कॉम्प्रिहेंसिव बेस्ड एग्जामिनेशन आपको एक रेगुलर रीडर बनना पड़ेगा, चाहे समहाउ आपको रेगुलर रीडर बनना पड़ेगा। बिकॉज देखो अगर कॉम्प्रिहेंसिव बेस्ड एग्जाम है तो रीडिंग पे ध्यान देना बहुत ही, मतलब जिसे कहते हैं ना, बहुत बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। सो उसके लिए आप क्या करोगे, आप ना कोई एक ऐसा टॉपिक उठाओ, आपने बचपन से सुना होगा इजी टू कॉम्प्लेक्स। हमेशा कभी भी आपको बचपन में ऐसा तो नहीं होगा पहले वर्ड्स बनाने सिखा दिए होंगे और उसके बाद आपको ABC सिखा रहे हैं। ये तो मेरे को नहीं लगता किसी के भी साथ होया होगा, है ना, नहीं हुआ। तो पहले आपको वर्ड्स सिखाए, फिर आपको उनकी फोनिक साउंड सिखाई, देन अल्फ़ाबेट सिखाए, फोनिक साउंड सिखाई, देन उससे रिलेटेड आपको वर्ड्स बनाने सिखाए ना, तो वो आपके लिए इजी था। तो हमारा जो हमेशा से चीज़ें चलती आ रही है वो कैसे चलती आ रही है, इजी टू कॉम्प्लेक्स हम चीज़ों में जाते हैं। तो इजी टू कॉम्प्लेक्स जाने के लिए हम रीडिंग करना स्टार्ट करेंगे। अब रीडिंग हैबिट को, हाउ कैन यू बिल्ड योर रीडिंग हैबिट? रीडिंग हैबिट को बिल्ड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे टॉपिक्स लेने पड़ेंगे दैट इंटरेस्ट यू, जो कि आपको इंटरेस्ट करते हैं। जैसे कि मान लो किसी बच्चे को फुटबॉल में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, तो मैं उस बच्चे को कह दूंगी कि आप ना कुछ ऐसे ऐसे कॉम्प्रीहेंशन निकाल लो जिसके अंदर फुटबॉल के बारे में, हिस्ट्री ऑफ फुटबॉल हो या कौन प्लेयर बहुत अच्छा फुटबॉल खेलता था। तो उस तरीके से उससे क्या होगा, आपकी रीडिंग हैबिट्स बढ़ेगी, क्योंकि वो चीज़ आपको इंटरेस्ट दे रही है, वो आपकी चीज़ है, ठीक है। तो रीडिंग हैबिट इंप्रूव करने के लिए हमारे को कुछ ऐसे टॉपिक्स चूज करने पड़ेंगे जो कि हमारे लिए इंटरेस्टिंग हो। जैसे नेक्स्ट आपका आता है कि आपको ना, जैसे आप एक पैराग्राफ रीड करते हो तो ट्राई करना है आपको टू कवर मैक्सिमम इन वन ग्लैंस। वन ग्लैंस मतलब एक नज़र में ही आप थोड़ा ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को कवर करने का ट्राई करोगे। ऐसे नहीं कि आप उसको, देखो जब भी हम बचपन से रीडिंग करते आते तो हमारे को पार्ट रीडिंग कहा जाता है कि आप पार्ट रीडिंग करो तोड़ तोड़ के, बट देखो इतने पार्ट्स भी नहीं कर रहे हैं कि पूरा टाइम ही चला जाए, क्योंकि हमारे पास एक लिमिटेड टाइम होगा और उसमें हमारे को चीज़ें कवर करनी है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, वन ग्लैंस रीडिंग करेंगे कि हम वन ग्लैंस में चीज़ों को इस तरीके से देखें कि पूरी पिक्चर हमारे सामने कॉम्प्रिहेंशन की क्लियर हो जाए। आप पार्ट रीडिंग करोगे बट थोड़ा ज़्यादा बड़ा पार्ट लोगे, बहुत छोटा छोटा पार्ट आप उसको नहीं तोड़ोगे। इससे क्या होगा, आपकी स्पीड एनहेंस होएगी, आपके सामने एक बेटर पिक्चर आ जाएगी। जैसे लाइक आपको मैंने यहाँ पर सामने स्क्रीन पर ना एक फॉर एन एग्जाम्पल एक कॉम्प्रीहेंशन दिया है और मैं आपको ना वो रीड करके बताऊंगी कि मैं कैसे पार्ट रीडिंग करती हूँ ताकि इट विल बिकम ईजी फॉर यू। जैसे द सोलर सिस्टम इज अ फैसिनेटिंग कलेक्शन ऑफ सेलेस्टियल बॉडीज। देखिए मैंने यहाँ तक पढ़ा और मैं रुक गई। फिर इस सेंटेंस को तोड़कर कौन रहा है, दैट। तो मैंने बोला द सोलर सिस्टम इज अ फैसिनेटिंग कलेक्शन ऑफ सेलेस्टियल बॉडीज। आई स्टॉप्ड हियर, देन मैंने बोला दैट, फिर ये पूरी लाइन ले ली, दैट रिवॉल्व अराउंड अ सेंट्रल स्टार द सन, फुल स्टॉप पे आई स्टॉप्ड।
यहाँ तक का मीनिंग जाना मैंने, जैसे कि सोलर सिस्टम जो होता है वो एक बहुत ही फैसिनेटिंग कलेक्शन होता है सेलेस्टियल बॉडीज का, दैट जो कि फिर मैंने बोला रिवॉल्व करता है सेंट्रल स्टार सन के चारों ओर. It includes a variety of planets, moons, asteroids, comets and other objects. फिर मैं यहाँ पर रुक गई, मैंने इसका मीनिंग फाइंड आउट किया कि इसमें हमारे अलग अलग टाइप के प्लैनेट्स आते हैं, एस्ट्रॉइड्स आते हैं, मेट्रॉइड्स आते हैं, मून आता है, ठीक है. फिर द सन, the massive ball of hot plasma provide light and heat to the entire solar system. कि जो सन है एक मैसिव बॉल है, एक बहुत बड़ी बॉल है हॉट प्लाज्मा की, जो कि हमारे लिए क्या करती है, हमारे को लाइट और हीट प्रोवाइड करती है, हमारे पूरे सोलर सिस्टम को लाइट और हीट प्रोवाइड करी है. तो आपने देखा मैं पार्ट रीडिंग कैसे करी, मैंने तो बहुत छोटे पार्ट्स में नहीं तोड़ा. द 8 प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम आर डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज. कि जो हमारे 8 प्लैनेट है हमने उसको कितनी कैटेगरीज में बांट दिया है, 2 कैटेगरी में, ठीक है. 1 लाइनर्स तो एटलीस्ट आपको कवर करना ही है. टेरेस्ट्रियल प्लैनेट एंड गैस जियांट. आपके वो पार्ट्स कौन से, टेरेस्ट्रियल प्लैनेट एंड गैस जियांट्स. द टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स, फिर हम यहाँ पर रुक गए. द टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स, फिर मर्करी, वेनस, अर्थ एंड मार्स आर रॉकी एंड रिलेटिवली स्मॉल. के जो टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स होते हैं जैसे कि मर्करी हो गया, वेनस हो गया, मार्स हो गया, अर्थ हो गया, ये सब रॉकी प्लैनेट होते हैं और रिलेटिवली कैसे होते हैं, थोड़े से छोटे होते हैं. दे हैव सॉलिड सरफेस एंड क्लोजर टू द सन. कि इनका सरफेस सॉलिड है और ये सन के क्लोज है. देखो मैंने इसको अभी मैं आपको बताऊंगी. इन कंट्रास्ट देन आई स्टॉप्ड हियर. द गैस जियांट्स में कौन से आते हैं, सैटर्न, जुपिटर, यूरेनस एंड नेपच्यून. तो अगर आप देखोगे तो मैंने इसमें ये मतलब अगर ये 10 लाइंस का है तो मैंने मुश्किल से इसमें 6 पार्ट्स किए होंगे. तो इतने पार्ट्स आर इनफ. बट कुछ बच्चे क्या करते हैं वर्ड टू वर्ड, अगर मान लो अगर आप इसको ज़्यादा पार्ट्स करके रखोगे ना तो आप कनेक्ट नहीं कर पाओगे सेंटेंस को, तो वो भी प्रॉब्लमेटिक होगा. तो पार्ट करना है बट ट्राई टू कवर इट इन 1 ग्लांस. हम 1 ग्लांस में कवर करने का उसको ट्राई करेंगे. नेक्स्ट आपका आता है कि नेक्स्ट मेथड क्या है, नेक्स्ट स्ट्रैटेजी हमारी क्या रहेगी, वो हमारी रहेगी कि हम बुलेट पॉइंट्स को मतलब मार्क कर लेंगे. और जैसे जो प्रिसाइज वर्ड्स है, जैसे आप कॉम्प्रिहेंशन रीड करते हो तो कई बार क्या होता है कुछ वर्ड्स ना बहुत ही डिफिकल्ट होते हैं. डिफिकल्ट भी नहीं कहूँगी मैं उनको, मैं कहूँगी कि कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं दैट वी आर नॉट फैमिलियर विद, जो कि हमने पहले कभी सुने नहीं होते हैं. तो उन वर्ड्स को हम क्या कर लेंगे, वहीं पर ही मार्क कर देंगे कि भाई मैंने तो ये सुना ही नहीं था तो इसको मैं मार्क कर देती हूँ. फिर अगर मान लो उससे रिलेटेड आपका कोई क्वेश्चन आया और उसमें वो वर्ड होगा तो आपको याद आ जाएगा कि हाँ मैंने ये मार्क किया था, या आपने उसको अपने बुलेट पॉइंट में लिख लिया, तो फिर आप उससे रिलेटेड तभी के तभी आप उसको गूगल सर्च करके देख सकते हो. ठीक है. स्टडिंग द सोलर सिस्टम, फॉर एन एग्जाम्पल आपको ये दे रखा है, स्टडिंग द सोलर सिस्टम प्रोवाइड वैल्यूएबल इंसाइट्स इनटू द फॉर्मेशन एंड इवोल्यूशन ऑफ सेलेस्टियल बॉडीज. अब जैसे कुछ बच्चों को इवोल्यूशन वर्ड नया लगेगा तो इसको मार्क कर लो कि भाई मेरे को तो इसका मीनिंग नहीं पता, आई विल जस्ट मार्क दिस, थोड़ा नया लग रहा है. As well as the condition necessary for life, various space missions such as those NASA and other space agencies have allowed scientists to gather data and images of different parts of solar system, expanding our understanding of cosmos. In conclusion, the solar system is a dynamic and integrated system of celestial objects, each with unique characteristics and properties. Its study continue to captivate in minds of scientists and space enthusiasts alike as we cover more about mysterious of our cosmic neighborhood. तो देखिए इसमें जैसे मेरे को ये लगा कि शायद से ये वर्ड्स जो है वो थोड़े से प्रिसाइज वर्ड्स है, भाई मेरे को नहीं समझ आ पा रहे तो आई जस्ट मार्क देम और मैं अपने बुलेट पॉइंट्स में, जैसे मेरे को कुछ अगर मान लो कोई लाइन मेरे को इंपॉर्टेंट लग रही है लाइक दिस, तो मैं इसको अपने बुलेट पॉइंट्स में लिख लूँगी, क्या पता ये मेरी आगे जाके किसी आंसर में हेल्प करे. देखो अगर पैराग्राफ आप खुद सोचो 450 वर्ड का है, पढ़ते ही आपको लर्न नहीं होने वाला है, तो उसका इजी मेथड ही ये रहेगा कि अगर हम उसमें मार्किंग कर लेंगे तो बिना मार्किंग के आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है. नेक्स्ट, आप अपनी वोकैबुलरी को डिफरेंटली वो करोगे, प्रिपेयर करोगे. लाइक जैसे मैंने अभी आपको बताया कि मार्क डिफ़िकल्ट वर्ड्स, कि डिफ़िकल्ट वर्ड्स जो होंगे ना उसको आप क्या करोगे, मार्क कर लोगे. जितने भी सारे आपके डिफ़िकल्ट वर्ड्स दे रखे होंगे वो मैंने अभी आपको बताया था कि उसको हम क्या कर लेंगे, मार्क कर लेंगे. और
ट्राई एंड राइट इट ईजी। बट देखो कुछ बच्चे क्या होता है कि जैसे आपको कोई वर्ड लगा, डिफिकल्ट लगा, लेट्स से ये एक्सेप्शनल, सॉरी एबेरेंट। एबेरेंट इज अ वर्ड जो कि आपको क्या लगा, बहुत ही डिफिकल्ट लगा कि भाई मैंने तो इससे पहले ये वर्ड कभी पढ़ा ही नहीं है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, इसको गूगल सर्च करोगे। देखो गूगल सर्च जब हम करते हैं ना, तो कई बार आप ये बात याद रखना बच्चों कि जब भी आप किसी चीज़ को अपने हाथ से सर्च करते हो ना, आप उसे कभी भूलते नहीं हो, ठीक है। तो ट्राई करा करो कि रोज़ नए कुछ 5-10 वर्ड्स देखो और उनको गूगल सर्च करो। बट अब सर्च कैसे करना है वो भी मैं बताती हूँ। सर्च करने के लिए ना, जैसे कुछ बच्चे करते हैं कि हिंदी सर्चिंग करते हैं, हिंदी मीनिंग देखते हैं। तो देखो हिंदी मीनिंग नहीं देखना है, हमें क्या करना है, इंग्लिश मीनिंग देखना है उसका, इंग्लिश मीनिंग, और इंग्लिश के उसके 5-6 ऐसे मीनिंग देखने हैं जो कि उसके ईजी वर्ड्स हो। फिर हम उसी वर्ड को, जैसे कई बार कुछ वर्ड्स हम पढ़ते हैं ना, तो उसके जब हम सेंटेंसेस फ्रेम करते हैं तो वो बहुत ही डिफरेंट वे में यूज़ होते हैं। तो आपको उसके सेंटेंसेस फ्रेम करने हैं, कुछ 2-3 सेंटेंसेस अपनी तरफ से फ्रेम करने हैं ताकि आपको वो ईजी लगे। जैसे मैंने एक वर्ड लिया अबैरेंट। अब अबैरेंट का मीनिंग आप में से बहुत लोगों को नहीं पता होगा, शायद से बहुत सारे लोगों को पता भी होगा, ठीक है। तो वो बच्चे मुझे बताना कमेंट में कि किस किस को पता है। तो अबैरेंट का मीनिंग क्या होता है, एक्सेप्शनल। एक्सेप्शनल या फिर हम बोलते हैं एबनॉर्मल, एनीथिंग विच इज नॉट नॉर्मल। कोई भी चीज़ जो नॉर्मल नहीं है वो क्या होती है, अबैरेंट होती है, ठीक है। तो मैंने इसके 2 मीनिंग सर्च कर लिए, फिर मैंने ट्राई किया कि मैं इसके ऊपर सेंटेंसेस बना सकूं। जॉन aberrant behavior is going to get him in a trouble, कि जो जॉन का ये एबनॉर्मल, अजीब सा जो ये बिहेवियर है ना, वो उसको एक दिन ट्रबल में डालेगा, मुश्किल में डालेगा। इजीली हो गया। अब मैंने जब इसका सेंटेंस बना दिया, अब मैं कभी नहीं भूलूंगी इसको। फिर आई एम सॉरी आई एम लेट, कि सॉरी मैं लेट हो गई। आई हैड अ मेंटल एब्रेशन एंड फॉरगॉट वी हैव अ मीटिंग, कि मेरे को भाई मेंटली कुछ डिस्टर्बेंस हो गई थी, कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, एबनॉर्मलिटी आ गई थी, कि जैसे मान लो मेंटली, अब ये नहीं कह सकते कि आप उसको बहुत वैसे वे मत में नहीं ले सकते, आप ये भी कहते हो नॉर्मली उसको कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, मेंटली ही वॉज नॉट स्टेबल एट दैट मोमेंट, तो उसने कहा कि मैं लेट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस, ठीक है। तो ये इतना ही था सिलेबस। आई होप आप लोगों को ये समझ आया होगा। फ्रॉम द नेक्स्ट वी विल स्टार्ट विद आवर सीरीज। सो थैंक यू।